Hello everyone, welcome to another lecture of Principles of Management and today our topic is Historical Background of Management. हम तारीखी बैकग्राउंड देखेंगे मैनेजमेंट का कि तारीख में मैनेजमेंट किस तरह से थी, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे. तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ मैनेजमेंट इज़ नॉट अ न्यू प्रैक्टिस. मैनेजमेंट हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम. मैनेजमेंट जो है बेसिकली ये कोई नई मशक नहीं है, इसको बहुत अरसे से प्रैक्टिस किया जा रहा है. Management function, planning, organizing, leading and controlling have been existed for thousands of years. मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शन हैं, चाहे वो प्लानिंग हो, मनसूबाबंदी, ऑर्गेनाइजिंग हो, चीज़ों को तरतीब देना, लीडिंग हो, दूसरों को डायरेक्शन दिखाना, कंट्रोलिंग, दूसरों को काबू करना, ये हज़ारों सालों से एग्जिस्ट करते हैं. ये कोई नई मशक नहीं है, ये कोई न्यू प्रैक्टिस नहीं है. ठीक है. बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पास्ट मैनेजमेंट आर इजिप्शियन पिरामिड एंड ग्रेट वॉल ऑफ चाइना. जो बहुत ही अहम एग्जाम्पल हैं या बेस्ट एग्जाम्पल हम कह सकते हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड, वो है इजिप्शियन पिरामिड, इमाम मिस्र एंड ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, दीवार चीन. के हिस्ट्री में किसी न किसी ने इजिप्शियन पिरामिड या ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है वो बनाई होगी और उसको बनाने के लिए प्लानिंग की होगी, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया होगा, फिर लोगों को लीड किया होगा और जितने भी एम्प्लॉइज़ थे उनको कंट्रोल किया होगा. Construction of single pyramid needed more than 10,000 workers, mean 1 lakh workers and 20 years duration. अगर उस ज़माने में एक पिरामिड भी बनाया जाता मिस्र के अंदर तो उसके लिए 1 लाख मज़दूर और 20 साल का दौरानिया जो था वो दरकार था. 1 लाख मज़दूर मीन्स के 1 लाख वर्कर्स और 20 ईयर ऑफ ड्यूरेशन, और इतना वक्त और इतने लोगों को काबू करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए किसी न किसी ने प्लानिंग तो की होगी, इतने लोगों को ऑर्गेनाइज तो किसी न किसी ने किया ही होगा और फिर उनको लीड भी किया होगा. तो ये सारे के सारे फंक्शन जो हैं ये मैनेजमेंट के होते हैं. मे भी उस वक्त हमें इसके बारे में इल्म ना हो कि इसको क्या सब्जेक्ट दिया जाए या क्या नाम दिया जाए, बट मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शन हैं वो परफॉर्म किए जा रहे हैं थाउजेंड ऑफ ईयर्स से. हम आगे देखते हैं. Who told workers what to do and how to do? Answer is manager. Maybe at that time they did name manager that person. अब किसने वर्कर्स को बताया क्या करना है या कैसे करना है ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ इजिप्शियन पिरामिड? वो उसका जवाब यही है कि कोई ना कोई मैनेजर ही होगा जो उनको बता रहा होगा. मे बी दैट टाइम उन्होंने उस शख्स को ना मैनेजर नाम दिया ही ना हो. ठीक है, कि मैनेजर नाम उस शख्स को ना दिया हो उस टाइम पे, मे बी कुछ और नाम से पुकारते हो, लेकिन कोई ना कोई शख्स तो था जो दूसरों को बता रहा था कि आपने क्या करना है और किस तरह से करना है. Another example is Venetian Arsenal is a complex of former shipyard and armories clustered together in the city of Venice in northern Italy. Owned by the state, and Arsenal was responsible for the bulk of Venetian Republic naval power from the late Middle Ages to the early modern period. एक और जो बहुत अहम एग्जाम्पल है मैनेजमेंट की वो है वेनेशियन आर्सेनल, जो कि एक पेचीदा कश्तियों का बना हुआ एक हथियार लेस मंसूबा था जो कि इटली की शहर वेनिस में बनाया गया था, जिसमें बहुत सारी शिप्स को इकट्ठे मिला के उनको हथियारों के साथ, आर्मरीज के साथ लेस किया गया था और अपनी रखवाली के लिए उनको बनाया गया था, जो कि ओन किया जाता था स्टेट के थ्रू. ठीक है, और ये उनकी जो समुद्री ताकत है ये उनके लिए बनाया गया था. इट वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट लार्ज स्केल इंडस्ट्री एंटरप्राइज इन हिस्ट्री. तारीख के अंदर ये एक बहुत ही पुरानी जो है एक बड़े स्केल पे इंडस्ट्री बनाई गई थी कि एक इंडस्ट्री के तौर पे इनको बनाया गया था कि शिप्स को, कश्तियों को हथियार से लेस करना, और बहुत सारे फिर दूसरे मुल्कों ने भी इनकी टेक्निक को अपनाया और अपने समुद्री पावर को बढ़ाया सरहदों की रखवाली के लिए. तो वेनेशियन आर्सेनल भी एक बहुत अहम एग्जाम्पल है हमारे पास कि हिस्ट्री में मैनेजमेंट का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता था. नेक्स्ट हमारे पास है 2 सिग्निफिकेंट इवेंट्स इन द मैनेजमेंट हिस्ट्री. 2 बहुत अहम वाक़यात मैनेजमेंट की हिस्ट्री के अंदर. द नंबर 1 इज़ एडम स्मिथ. ठीक है, एडम स्मिथ एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे. इन 1776 पब्लिश द वेल्थ ऑफ नेशन एंड इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल थ्योरी बाय एडम स्मिथ. 1776 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी द वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत ही खासियत रखती थी इकोनॉमिक्स टर्म से, सोशल और मैनेजमेंट के टर्म से. इन इट ही एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एंड प्रोडक्शन ऑफ नेशंस वेल्थ. इस बुक के अंदर उन्होंने जायज़ा लिया, तज्जिया किया कि क्या रिलेशन है काम के दरमियान में और किसी भी मुल्क की वेल्थ की प्रोडक्शन के दरमियान.
کہ کتنا کام کیا جائے, کس طرح سے کام کیا جائے, اور اس کا تعلق کسی بھی قوم کی ویلتھ سے, اس کی دولت سے کس طرح سے بنتا ہے, اس کے بارے میں انہوں نے انالائزیشن کی تھی. He support and recommend the idea of division of labor, job specialization to increase the productivity. ایڈم سمتھ وہ پہلا شخص ہے جس نے ڈویژن آف لیبر کی بات کی تھی, جاب اسپیشلائزیشن, کہ ہر مزدور کو ایک کام میں اسپیشلائزیشن کرنی چاہیے. جیسے کہ آج کل دور ہے اسپیشلائزیشن کا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک ہی ورکر جو تھا وہ سارے کام کیا کرتا تھا, جس سے اس کی مہارت میں کمی آتی تھی اور کام کرنے میں ٹائم لگتا تھا. اور آج کے دور میں اسپیشلائزیشن کا دور ہے. کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ ہیں. انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں جیسے انجینئر کام کرتے ہیں, اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں اکاؤنٹ کے لوگ کام کرتے ہیں, مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں مارکیٹنگ والے کام کر رہے ہوتے ہیں. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ایک ہی شخص یہ سارے کام انجام دے رہا ہوتا تھا, لیکن 1776 میں اپنی بک کے اندر دا ویلتھ آف نیشن میں ایڈم سمتھ نے ڈویژن آف لیبر کا تعارف کروایا تھا. ڈویژن آف لیبر, دا سپریشن آف ورک پروسیس انٹو اے نمبر آف ٹاسک ود ایچ ٹاسک پرفارم بائی سیپریٹ پرسن اور اے گروپ آف پرسن. اب ڈویژن آف لیبر یہی کہا جا رہا ہے کہ کام کا جو پروسیس ہوتا ہے, عمل ہوتا ہے, ان کو ڈفرینٹ ٹاسک میں سپریٹ کیا جاتا ہے, اور جو ایچ ٹاسک ہوتا ہے وہ ایک سیپریٹ پرسن جو ہے پرفارم کر رہا ہوتا ہے, تاکہ اس سے افیکٹو اور ایفیشینٹ طریقے سے کام جو ہے وہ پورا کیا جا سکے. تو جو ایک سب سے اہم ایونٹ تھا مینجمنٹ کی ہسٹری میں وہ ایڈم سمتھ کا تھا, کہ اس کی جو بک تھی ویلتھ آف نیشن وہ مینجمنٹ میں کافی تبدیلی لے کے آئی تھی. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے انڈسٹریل ریولوشن, صنعتی انقلاب. The Industrial Revolution was the transition of new manufacturing processes in Europe and United States in the period from about 1760 to sometime between 1820 and 1840. صنعتی انقلاب جو تھا بیسیکلی وہ ٹرانزیشن تھا, منتقلی کرنا تھا نیو مینوفیکچرنگ پروسیس کو, کہ چیزیں بنانے کے عمل کو نئے طریقوں سے کیا گیا یورپ کے اندر اور امریکہ کے اندر. یہ انڈسٹری ریولوشن تھی. اس میں یہ تھا کہ جو ہیومن پاور تھی اس کو چینج کیا گیا مشین پاور سے. یہ جو اس کا دورانیہ تھا بیسیکلی 1760 ٹو 1820 اور 1840 کے درمیان تھا جب یہ انقلاب آیا. سبسٹیٹیوٹ مشین پاور فار ہیومن لیبر, میکنگ اٹ مور اکانومیکل ٹو مینوفیکچر گڈ ان فیکٹریز دین ایٹ ہوم. پھر کیا کیا گیا کہ جو ہیومن لیبر ہے, انسانی مزدور ہے, اس کا سبسٹیٹیوٹ لایا گیا جو کہ مشین پاور تھی. چیزیں اور سستی بننے لگی, اکانومیکل مینوفیکچرنگ ہو گئی جب چیزیں فیکٹریز میں بننے لگے انسٹیڈ آف ہوم, کہ گھر کے بجائے ہم فیکٹری میں بناتے ہیں, کم دورانیہ میں اور کم کیا کہتے ہیں, ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان پٹ میں زیادہ آؤٹ پٹ بن رہی تھی. تو انڈسٹریل ریولوشن ایک بہت ہی اہم ایونٹ تھا مینجمنٹ کی ہسٹری کے اندر. تو یہاں پہ ہم مینجمنٹ کی جو ہسٹری کا پارٹ 1 ہے یہیں پہ ہم کنکلوڈ کریں گے, اس کو ختم کریں گے. ان سلائڈس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا, آپ وہاں سے کاپی کر سکتے ہیں. کوئی بھی کوشچن ہو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. تو یہیں پہ ہم اپنا آج کا لیکچر ختم کریں گے. اللہ حافظ. Hello everyone, welcome to another lecture of Principles of Management, and today our topic is Historical Background of Management Part 2. Contribution of Frederick Winslow, Frank Gilbert and Lillian Gilbert in Management. آج ہمارا سیکنڈ ٹاپک ہے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے اوپر مینجمنٹ کی, جس میں ہم کنٹریبیوشن دیکھیں گے فریڈرک ونسلو کی, فرینک گلبرٹ اینڈ للین گلبرٹ کی مینجمنٹ کے اندر. ہم بریفلی ڈسکس کریں گے ان کی کنٹریبیوشن کو, کہ انہوں نے کیا کنٹریبیوٹ کیا تھا ہماری مینجمنٹ کی ہسٹری کے اندر. تو لیٹس سی فریڈرک ونسلو ٹیلر. فریڈرک ونسلو ٹیلر مارچ 20, 1856 مارچ 21, 1950 was an American mechanical engineer known as father of scientific management, published Principles of Scientific Management in 1911. فریڈرک ونسلو جن کی زندگی کا دورانیہ مارچ 20, 1856 سے مارچ 21, 1915 تھا, امریکن میکینیکل انجینئر تھے جن کو سائنٹیفک مینجمنٹ کا فادر کہا جاتا تھا, باپ کہا جاتا تھا. پبلش کی تھی انہوں نے پرنسپلز آف سائنٹیفک مینجمنٹ ان 1911. سائنٹیفک مینجمنٹ کے قانون کیا ہوتے ہیں اس پر انہوں نے کتاب پبلش کی تھی 1911 میں. ہی ڈسکس 4 مین پرنسپلز آف سائنٹیفک مینجمنٹ, جس میں انہوں نے 4 جو مین پرنسپلز تھے, قانون تھے سائنٹیفک مینجمنٹ کے, وہ ڈسکس کیے تھے جو کہ بہت ڈیٹیل میں تھے. ہم یہاں پہ بریفلی ان کو دیکھیں گے اور کور اپ کریں گے. تو نمبر 1, ڈیولپ اے سائنس فار ایچ ایلیمنٹس آف این انڈیویجول ورک ٹو ریپلیس اولڈ رول آف تھم میتھڈ.
Rule of thumb refer to a principle with broad application that is not intended to be strictly accurate or reliable for every situation. Develop science for each element of individual's work. किसी भी फर्द के लिए जो काम होता है उसके लिए एक अलग से साइंस बनाएं कि जो भी उसके काम के एलिमेंट है उसका एक अलग तरीका कार बनाया जाए कि किस तरह से वो करना है, ताकि रिप्लेस किया जा सके ओल्ड रूल ऑफ थंब मेथड, पुराने तरीकाकारों को। रूल ऑफ थंब बेसिकली रेफ़र करता है ऐसे कानून जिनकी ब्रॉड एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हर सिचुएशन में ठीक ही हों। हमारे यहाँ इशू ये होता है कि एक ही तरीकाकार हर मसले के हल के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो कि फ्रेडरिक विंसलो का कहना है कि गलत है, कि कोई भी इंडिविजुअल का वर्क है उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके लिए एक अलग साइंस, एक अलग तरीकाकार बनाया जाए ताकि पुराने तरीक़ेकार को रिप्लेस किया जाए। और आज के दौर में ऐसा ही होता है, हर काम के लिए एक डिफरेंट मशीन, एक डिफरेंट तरीकाकार, एक डिफरेंट अप्रोच अपनाई जाती है, जो कि फ्रेडरिक विंसलो ने बहुत ही पहले, तकरीबन 100 साल पहले अपनी ही ज़िंदगी में कह दिया था कि हर काम के एलिमेंट के लिए एक अलग तरीकाकार बनाएं, और जो रूल ऑफ थंब है कि हर सिचुएशन में ये तरीकाकार चल सकता है उसको ख़त्म किया जाए। सो द फर्स्ट प्रिंसिपल वाज दैट डेवलप अ साइंस फॉर ईच एलिमेंट ऑफ इंडिविजुअल वर्क। ठीक है, कि हर काम के लिए और हर काम के डिफरेंट टास्क या एलिमेंट्स के लिए एक नया तरीकाकार या डिफरेंट तरीकाकार बनाया जाए जो उसके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल हो। नेक्स्ट उन्होंने कहा था साइंटिफिकली सेलेक्ट एंड देन ट्रेन, टीच एंड डेवलप वर्क, कि साइंटिफिकली एक तरीक़ेकार के मुताबिक सेलेक्ट करें, फिर ट्रेन करें, सिखाएं, और टीच करें, डेवलप वर्क, फिर काम को बनाएं। कि पहले सेलेक्ट करें कि किसने काम करना है, उसको ट्रेन करें, टीच करें, और फिर उसके लिए काम की तरतीब दें कि ये काम आपके लिए बना हुआ है। मीन्स कि लेबर्स को और एम्प्लॉयज़ को पहले सिखाया जाए, टीच किया जाए, और फिर उनके लिए काम जो है वो डेवलप किया जाए कि ये काम आपके लिए है। हार्टली कोऑपरेट विद द वर्कर सो एज टू इंश्योर व्हाट ऑल वर्क डन, अपने वर्कर्स के साथ, मजदूर के साथ कोऑपरेट करें, ताउन करें, ताकि आपको यकीन दहानी हो सके कि क्या क्या काम हो रहा है और किस किस तरह से हो रहा है। मीन्स के तीसरा काम क्या है कि आपको कोऑपरेट करना है अपने वर्कर्स के साथ, उनके साथ ताउन करना है, ताकि आपको इंश्योर हो सके कि कितना काम या क्या काम जो है वो हो चुका है। तो ये तीसरा प्रिंसिपल था। फोर्थ है डिवाइड वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑलमोस्ट इक्वली बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, कि जो काम को है और जो जिम्मेदारियां हैं उसको तकसीम करें बराबर ही वर्कर्स के दरमियान और इंतज़ामिया के दौरान। बट हमारे यहाँ क्या होता है कि इंतज़ामिया जो है वो सारा का सारा काम अपने वर्कर्स के ऊपर डाल देती है, लेकिन फ्रेडरिक विंसलो टेलर का क्या कहना है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपने काम को डिवाइड करें इक्वली बिटवीन द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट और वर्कर हैं वो बराबर काम को तकसीम करें और फिर काम करें। ये 4 बेसिक प्रिंसिपल थे फ्रेडरिक विंसलो के, जिन्होंने मैनेजमेंट की हिस्ट्री के अंदर बहुत अहम किरदार अदा किया, जिनको अब हर ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रैंक एंड लिनियन गिलबर्ट। ये दोनों हस्बैंड और वाइफ थे। हम इनकी भी छोटी सी कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। फ्रैंक वाज अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर एंड लिनियन वाज साइकोलॉजिस्ट। फ्रैंक जो है वो एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर था, मीन्स के बिल्डिंगें और इमारतें बनाता था, और लिलियन जो थी वह साइकोलॉजिस्ट थी, दिमाग की स्टडी करने वाली थी। ठीक है। हस्बैंड एंड वाइफ फ्रैंक एंड लिलियन गिलबर्ट बिलीव्ड इन रेगुलेशन, ऑर्डर एंड कंसिस्टेंसी इन अ वर्क प्लेस। जो मियाँ बीवी जो थे फ्रैंक और लिनियन गिलबर्ट, इनका ये यकीन था कि काम के दौरान एक तो रेगुलेशन होनी चाहिए, चीज़ों को ऑर्डर, एक ज़ाब्ता होना चाहिए, एक तरतीब होनी चाहिए, और कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी होनी चाहिए जब आप काम कर रहे हों। जब ऐसा नहीं होगा तो काम कभी भी परफेक्ट नहीं होगा। दे बोथ फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग वर्क प्रोडक्टिविटी बाय एलिमिनेशन इनएफिशिएंट हैंड एंड बॉडी मोशन। इन दोनों का काम क्या था, ये फोकस करते थे कि किस तरह से प्रोडक्टिविटी को, पैदावार को बढ़ाया जाए, किस तरह से कि एलिमिनेट किया जाए ऐसे बॉडी और हैंड की मूवमेंट को जो इनएफिशिएंट और गैर मौसर हों। ये दोनों मियाँ बीवी
अपने वर्कर्स के काम करने की एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड किया करते थे, फिल्मिंग किया करते थे और देखा करते थे उनको काम करते घंटों घंटों तक कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो उनके काम के दौरान उनको परेशान करती हैं, कौन सी बॉडी मूवमेंट या हैंड मूवमेंट ऐसी है जो कि उनके काम की प्रोडक्टिविटी को कम कर रही है। तो ये उन पे स्टडी करते थे हैंड एंड बॉडी मोशंस ऑफ द वर्कर कि किस तरह से उनको बेहतर किया जाए और जो अननेसेसरी बॉडी मोशन है उनको एलिमिनेट किया जाए ताकि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ किए जा सके। एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर था और सेकंड जो वाइफ थी वो साइकोलॉजिस्ट थी। दोनों ने अपने माइंड को लड़ाया और प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज की जाए वर्कर के थ्रू इसको यूज़ किया कि कौन सी बॉडी मोशन या कौन से हैंड मोशन ऐसे हैं जो काम के अंदर प्रोडक्टिविटी को कम कर रहे होते हैं। उन्होंने उसको एलिमिनेट किया ताकि वर्कर्स की एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ हो सके। तो ये हमारे पास फ्रेडरिक विंसलो और फ्रैंक और लिलियन गिलब्रेथ की कंट्रीब्यूशन थी मैनेजमेंट की हिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट हम और लोगों की और बिजनेसमैन की और इंजीनियर्स की कंट्रीब्यूशन देखेंगे मैनेजमेंट की हिस्ट्री के अंदर हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो इस लेक्चर की स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से कॉपी कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ये थोड़ा सा ब्रीफली तारुफ था हमारे यहाँ पे कुछ लोगों का जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। नेक्स्ट में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़। Hello everyone, welcome to another lecture of Principles of Management and today our topic is Management History Part 3। हम मैनेजमेंट की हिस्ट्री जो बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का चैप्टर 2 है, आज उसका पार्ट 3 देखेंगे। द कंट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी फ्योल इन मैनेजमेंट हिस्ट्री। हम हेनरी फ्योल की कंट्रीब्यूशन देखेंगे मैनेजमेंट की हिस्ट्री के अंदर कि उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया था मैनेजमेंट के अंदर, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो बेसिकली हम क्लासिकल अप्रोच देख रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। जो सेकंड चैप्टर है हमारा मैनेजमेंट का, इसमें हम हिस्ट्री के बारे में देखते हैं और इसमें डिफरेंट अप्रोचेस दी गई हैं। जो क्लासिकल अप्रोच है, क्लासिकल नुक्ता नज़र है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है। 3 अदर्स अप्रोचेस हैं जैसे कि बिहेवियर अप्रोच, क्वांटिटेटिव अप्रोच और कंटेम्प्रेरी अप्रोच, उनके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। हम उसको ब्रीफली नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम देखते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल, अ फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट, is now recognized as the father of modern management। हेनरी फ्योल बेसिकली एक फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट है, सनतकार हैं, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहा जाता है। इन द ईयर 1916 के अंदर फ्योल रोट अ बुक इंटाइटल्ड इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। इन दिस बुक ही गेव द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। 1916 में हेनरी फ्योल ने एक किताब लिखी थी इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके अंदर उन्होंने मैनेजमेंट के 14 असूल जो थे, 14 प्रिंसिपल थे, उनके बारे में एक्सप्लेन किया था। हम अब उनको ब्रीफली देखेंगे यहाँ पे कि वो 14 प्रिंसिपल क्या थे और कवर अप करने की कोशिश करेंगे सिंगल या डबल लाइन के अंदर। तो सबसे पहले जो रूल था, जो प्रिंसिपल था मैनेजमेंट का, वो था डिवीजन ऑफ लेबर या डिवीजन ऑफ वर्क, कि हमने काम को तकसीम करना है। वही बात जो हमें एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स में बताया था 76 में, ठीक है, कि हमें लेबर की डिवीज़न करनी चाहिए। तो हेनरी फ्योल ने भी यही कहा डिवीज़न ऑफ वर्क, हमें काम को तकसीम करना चाहिए। स्पेशलाइजेशन इंक्रीज आउटपुट बाय मेकिंग एम्प्लॉयज़ मोर एफिशिएंट। हमें काम को डिवाइड करना चाहिए और हर एम्प्लॉय एक काम के अंदर अपनी स्पेशलाइजेशन करे, जिससे एम्प्लॉय जो हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट तौर पे काम कर पाएंगे और इंक्रीज़ कर पाएंगे आउटपुट। कि एक ही एम्प्लॉय तमाम काम ना करे, हर एम्प्लॉय काम का एक हिस्सा करे और उसमें स्पेशलाइजेशन करे। तो डिवीजन ऑफ वर्क बेसिकली वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्योल। द सेकंड इज अथॉरिटी, इक़्तिदार। मैनेजर मस्ट बी एबल टू गिव ऑर्डर्स एंड अथॉरिटी गिव्स देम दिस राइट। कि एक इक़्तिदार होना चाहिए मैनेजर के पास कि जब वो इंतज़ाम चला रहा हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का तो या किसी भी कंपनी का, तो अथॉरिटी होनी चाहिए कि मैनेजर्स के पास इतनी काबिलियत हो कि वो दूसरों को ऑर्डर दे सके और ये उनका हक बनता है। तो अथॉरिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी पे निगाह नहीं रखेंगे तो लोग अपना काम सही से नहीं करेंगे। तो सेकंड जो प्रिंसिपल है कि अथॉरिटी होनी चाहिए किसी शख्स के पास जो अपने एम्प्लॉय से काम करवा सके। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास है डिसिप्लिन, नज़्म व ज़ब्त।
ये तीसरा प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का हेनरी फॉल की तरफ से। एम्प्लॉई मस्ट ओबे एंड रिस्पेक्ट द रूल्स दैट गवर्न द ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, काम करने वाले लोग हैं, उनको इज़्ज़त देनी चाहिए और उनको मानना चाहिए उन तमाम रूल्स और रेगुलेशन को जो ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में मददगार साबित होते हैं। मीन्स के जो भी रूल्स हैं, जो भी नज़्म व ज़ब्त हैं, उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ हमारे पास है यूनिटी ऑफ कमांड। एवरी एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। कि यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए कि जहाँ से ऑर्डर आ रहे हैं उनकी यूनिटी होनी चाहिए। एम्प्लॉई को जो भी ऑर्डर दिया जाए वो एक ही सुपीरियर की तरफ से आना चाहिए, ना कि डिफरेंट सुपीरियर की तरफ से। मीन्स के जो हाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट है इनमें यूनिटी होनी चाहिए और एक ही ऑर्डर एम्प्लॉयज़ के पास जाना चाहिए। अगर डिफरेंट लोग एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर करना शुरू कर देंगे तो ऑर्डर में चेंजेस आ सकती है, एम्प्लॉय को समझने में मुश्किल हो सकती है और ऑर्गेनाइजेशन को रन करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए कि तमाम एम्प्लॉय जो हैं वो जो भी ऑर्डर रिसीव करें वो एक सुपीरियर से करें, मीन्स कि एक सोर्स से करें। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। The organization should have a single plan of action to guide managers and workers. एक रास्ता बता देना चाहिए जिससे पता चल सके कि ऑर्गेनाइजेशन का प्लान क्या है, कि मीन्स कि एक डायरेक्शन होनी चाहिए ताकि मैनेजर्स और वर्कर्स जो हैं वो उसी प्लान के मुताबिक काम कर सकें। मीन्स कि जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजर्स हैं वो उनको अपनी डायरेक्शन बता देनी चाहिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मिशन और विजन क्या है। हमें डायरेक्शन पता होगी तो एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स जो हैं वो सही तरीके से काम कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन का मीन होता है कि अपने आप को इन्फीरियर कर देना, कि जितने भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, मीन जितने भी अफराद ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उन्हें अपने मफाद को साइड पे रखना चाहिए और जो ऑर्गेनाइजेशन के अपने मफाद हैं उनको आगे रखना चाहिए। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की में ही एम्प्लॉय की तरक्की होगी। जब एम्प्लॉयज़ अपने इंटरेस्ट को सामने रखते हैं तो वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इससे कंपनी को नुकसान होता है और आफ्टर फाइनली एम्प्लॉय को वहाँ से टर्मिनेट कर दिया जाता है क्योंकि कंपनी उनके अखराजात बयान नहीं कर पा रही होती। तो जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनको अपने फ़ायदे को छोड़ के कंपनी के जनरल इंटरेस्ट को देखना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है रिम्यूनरेशन, ठीक है, तनख्वाह, पेमेंट। वर्कर मस्ट बी पेड अ फेयर वेजेस फॉर देयर सर्विस। जितने भी वहाँ पे मज़दूर हैं, एम्प्लॉयज़ हैं जो काम कर रहे हैं, उनको जो उनकी वेजेस है, उनकी दिहाड़ी है, वो ठीक देनी चाहिए उनकी सर्विसेज के लिए। ज़्यादा कम भी ना हो और ना ज़्यादा हो। और जैसे कि कहा जाता है कि मज़दूर को उसका पसीना सूखने से पहले मजदूरी दे देनी चाहिए, तो फेयर अमाउंट ऑफ मनी उनको उनके काम के लिए देनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है सेंट्रलाइजेशन। दिस टर्म रेफर टू द डिग्री टू विच सबऑर्डिनेट्स आर इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग। हम आगे जाके डिफरेंट स्ट्रक्चर देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन के। कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर, कुछ होते हैं डिसेंट्रलाइज। कि सेंट्रलाइजेशन वो चीज़ होती है कि जिसमें अथॉरिटी जो होती है वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजर्स के पास होती है और जो लो लेवल ऑफ मैनेजर्स होते हैं वो उन्हीं को ओबे कर रहे होते हैं। तो सेंट्रलाइजेशन होना के मीन्स के डिसीजन मेकिंग कहा जाता है मोस्टली कि अपर लेवल ऑफ मैनेजर्स को करनी चाहिए, लेकिन आजकल का दौर डिफरेंट है जिसमें हम लो लेवल ऑफ मैनेजर्स को भी इन्वॉल्व करते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर। लेकिन हेनरी फोर्ड का कहना यह है कि मैनेजमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो सेंट्रलाइज होना चाहिए, कि टॉप अथॉरिटी जो है उन्हीं के पास सारी अथॉरिटी होनी चाहिए और उन्हीं को डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो 9th है वो है सेकुलर चेन। द लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू द लोवेस्ट रैंक, यहाँ पे सॉरी क्रैंक लिखा हुआ है, रैंक इज़ अ सेकुलर चेन। सेकुलर चेन बेसिकली एक किस्म की चेन है जिसमें बताया जा रहा है कि कौन सी अथॉरिटी किसके पास है। जितने भी मैनेजमेंट के लेवल्स हैं उनके पास कौन कौन से क्या कहते हैं अथॉरिटीज़ हैं, हमें उनको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर। पीपल एंड मटेरियल शुड बी इन राइट प्लेस एट द राइट टाइम। एक तरतीब होनी चाहिए, एक ऑर्डर होना चाहिए। हेनरी फोर्ड का कहना है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सही तरह चलाने के लिए उसमें एक ऑर्डर होना चाहिए। पीपल और जो मटेरियल जो है वो सही जगह पे सही टाइम पे होने चाहिए। जिस काम के लिए जो शख्स चाहिए और जो रॉ मटेरियल जिस टाइम चाहिए वो वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। अगर चीज़ें ऑर्डर में नहीं होंगी तो ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है इक्विटी, इंसाफ। मैनेजर शुड बी काइंड एंड फेयर टू देयर सबऑर्डिनेट। जितने भी मैनेजर्स होते हैं उनके अंदर जो सबऑर्डिनेट्स हैं, उनके इन्फीरियर मीन्स के उनके एम्प्लॉई जो हैं उनके साथ काइंड, नरमी से और फेयर, इंसाफ के साथ पेश आएँ और उनके अदल रखें और इंसाफ रखें। किसी को तरजीह ना दें किसी रेफरेंस की बेस के ऊपर, सबके साथ इक्विटी के साथ पेश हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड ऑर्डरली प्लानिंग एंड इंश्योर दैट रिप्लेसमेंट आर अवेलेबल टू फिल वैकेंसी।
एक जो टेन्योर होता है एम्प्लॉयज़ का, उनकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। जो भी मैनेजमेंट है उसको प्लानिंग करनी चाहिए कि कभी भी कोई वैकेंसी खाली हो जाए तो उसकी रिप्लेसमेंट पहले से मौजूद होनी चाहिए। मीन्स के एम्प्लॉयज़ की जगह पहले से मौजूद होनी चाहिए कि अगर कोई एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है तो पहले से उसकी रिप्लेसमेंट होनी चाहिए, या तो पहले मौका ही ना आने दे कि कोई एम्प्लॉय अपनी जॉब छोड़ के जाए। तो एक टेन्योर जो है वो स्टेबल होना चाहिए किसी भी पर्सनेल का, मीन्स के एम्प्लॉय का। नेक्स्ट हमारे पास है इनिशिएटिव, ठीक है, कि खुद से आके स्टेप लेना, खुद आगे बढ़ के काम करना। एम्प्लॉयज़ हु आर अलाउड ओरिजिनेट एंड कैरी आउट प्लान विल एक्सर्ट हाई लेवल ऑफ एफर्ट। जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनको आप अलाउ करते हैं कि वो कैरी आउट करें प्लान्स और ख़ुद से आगे बढ़ के आए, तो उनकी एफर्ट्स का जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। उनको हाई लेवल ऑफ एफर्ट शो कर रहे होते हैं अगर आप उनको एम्पावर कर दें। मीन्स कि अगर आप उनको अथॉरिटी दे दें कि हम आपको चांस देते हैं कि आप खुद से ये काम करके दिखाएं, तो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है स्प्रेड द कॉप्स। ये फ्रेंच लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका मतलब है कि यूनिटी होनी चाहिए, लॉयल होना चाहिए, सबको मिल के काम करना चाहिए। प्रमोटिंग टीम स्पिरिट विल बिल्ड हार्मनी एंड यूनिटी। टीम स्पिरिट को प्रमोट करें जिससे हार्मनी और यूनिटी पैदा होगी, इत्तेफाक पैदा होता है, सब मिल के काम करते हैं। बिकॉज कहा जाता है कि हमें एक 7 हैबिट्स ऑफ मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल में आपने देखा हो सिनर्जी, ठीक है, कि सबको मिल के काम करना चाहिए। जब आप टुकड़े टुकड़ों में काम करते हैं तो कभी भी बेहतर तरीके से काम नहीं होता, हमें मिल के और एक टीम बना के काम करना होता है। डैट इज़ वाई कहा जाता है अगर कोई बच्चा जो बचपन में सोशल नहीं है, लोगों से बातचीत नहीं करता, तो उसको चेक करवाएं और उसकी इस परेशानी को ख़त्म करें, क्योंकि जो शख्स सोशल होता है वही टीम बना सकता है और टीम को आगे की तरफ लेके जा सकता है। तो यहीं पे हमारा जो आज का लेक्चर है, जो हमारे पास बेसिकली क्लासिकल अप्रोच थी जिसमें हम डिफरेंट लोगों के बारे में, जो डिफरेंट बिजनेसमैन, डिफरेंट इकोनॉमिस्ट की कंट्रीब्यूशन देख रहे थे, वो यहीं पे एंड होता है। तो हमने आज हेनरी फयोल के बारे में देखा कि उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया था मैनेजमेंट के अंदर। बेसिकली उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स बताए थे जो बहुत ही अहम है हमारी मैनेजमेंट के अंदर, और इसके ऊपर पूरी बुक लिखी थी। हमने ब्रीफली जस्ट एक्सप्लेन किया उनको। तो इस स्लाइड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। यहीं पे अपना लेक्चर ख़त्म करेंगे। अल्लाह हाफिज़। Hello everyone, welcome to another lecture of Principles of Management, and today our topic is Management History Part 4, Quantitative Approach, Behavioral Approach and Contemporary Approach। हम मैनेजमेंट की हिस्ट्री का बारे में स्टडी कर रहे हैं जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का सेकंड चैप्टर है, जिसमें हमने सबसे पहले क्लासिकल अप्रोच के बारे में डिटेल स्टडी की थी, जिसमें हमने बहुत से लोगों की कंट्रीब्यूशन के बारे में देखा था। सिमिलर मैनेजमेंट की हिस्ट्री में और भी बहुत सारी अप्रोचेज़ हैं, जैसे कि क्वांटिटेटिव अप्रोच है, बिहेवियर अप्रोच है और कंटेम्परेरी अप्रोच है। इनके बारे में हम ब्रीफली वन बाय वन थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि इसमें हम क्या कहना चाहते हैं और इसमें क्या है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ अदर अप्रोचेज। सबसे पहले क्वांटिटेटिव अप्रोच। अप्रोच कहते हैं नुक्ता नज़र को, और क्वांटिटेटिव कहते हैं उर्दू में मिकदारी नुक्ता नज़र, जिसमें हम बेसिकली मेजर्स कर रहे होते हैं डिफरेंट थिंग्स को इन मैनेजमेंट। दिस अप्रोच आल्सो कॉल्ड ऑपरेशन मैनेजमेंट और मैनेजमेंट ऑफ साइंसेज evolved from mathematical and statistical method developed to solve World War II military logistics and quality control program। ये जो अप्रोच है, ये जो नुक्ता नज़र है मैनेजमेंट का, इसको ऑपरेशंस मैनेजमेंट भी कहते हैं। ऑपरेशन कहते हैं अमल में लेके आना, ऐसी मैनेजमेंट जिसको अमल में हम लेके हैं, या इसको मैनेजमेंट ऑफ साइंसेस भी कहा जाता है। इसमें मैथमेटिकल, रियाजी और स्टैटिस्टिकल अदाद-ओ-शुमार के तरीक़ेकार जो हैं वो शामिल किए जाते हैं, जो कि वर्ल्ड वार 2 के लिए बनाई गई थी, जिसमें मिलिट्री के लॉजिस्टिक और क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम बनाए गए थे कि किस तरह से हमने मयार को बरकरार रखना है। तो इसमें मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ किए जाते हैं ताकि मेजरमेंट किए जा सके डिफरेंट मेथड को, डिफरेंट परफॉर्मेंस को एम्प्लॉयज़ की या ऑर्गेनाइजेशन की, और डिफरेंट एरर्स को मेजर किया जा सके, जिससे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसके मेयार को बेहतर कर सकें। The quantitative approach to management involves the use of quantitative techniques such as statistics, information models and computer simulation to improve decision making। इस नुक्ता नज़र में, इस अप्रोच में मैनेजमेंट की जो इन्वॉल्व होते हैं वो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स होती हैं। ऐसे मिकदारी तरीक़ेकार यूज़ किए जाते हैं जो स्टैटिस्टिक्स में इस्तेमाल होते हैं, लाइक प्रोबेबिलिटी, टाइम सीरीज, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, इस तरह के टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है
प्रोबेबिलिटी की टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हमें किसी भी परफॉर्मेंस के अंदर या किसी भी मैनेजमेंट के किसी भी हमारे प्रिंसिपल या प्रैक्टिस के अंदर हम प्रोबेबिलिटी देख सकें कि क्या चल रही है। इंफॉर्मेशनल मॉडल्स होते हैं और कंप्यूटर सिमुलाइजेशन का इस्तेमाल किया जाता है कि प्रोडक्ट बनाने या हमें कुछ प्रैक्टिस यूज़ करने से पहले रियल लाइफ के अंदर हम उसको कंप्यूटर में इस्तेमाल करके देखते हैं कि वाकई वो हमारी कंपनी के लिए बेहतर है कि नहीं, ताकि इससे हमारी डिसीजन मेकिंग जो है वो बेहतर हो सके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है बिहेवियर अप्रोच, बर्ताव का नुक्ता नज़र। इसमें बेसिकली हम ह्यूमन रिलेशन और आपस के ताल्लुकात जो होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसके बारे में स्टडी करते हैं। द बिहेवियर अप्रोच टू मैनेजमेंट फोकसेस ऑन ह्यूमन रिलेशन एंड एम्प्लॉय वेलबींग। अब जो बिहेवियर नुक्ता नज़र है मैनेजमेंट का, बेसिकली वो फोकस करता है इंसानी ताल्लुकात के और एम्प्लॉय की खैर आबाद के लिए, एम्प्लॉय की बेहतरी के लिए इसमें बात की जाती है। Rather than simply setting tasks and demanding that they can be completed, the behavioral style manager help create conditions that keep workers satisfied and motivated. के बजाय कि हम मुख्तलिफ टास्क या गोल सेट करें और एम्प्लॉय से डिमांड करें कि जो कुछ हो जाए वो टास्क को कंप्लीट करके दे, हम इस अप्रोच के अंदर जो मैनेजर्स हैं बेसिकली वो इस तरह की सूरत हाल पैदा करते हैं जिसमें जो वर्कर्स हैं वो सेटिस्फाई, इत्मीनान में रहें और मोटिवेटेड रहें, हमेशा पुरजोश रहें कि हम बेहतर काम कर सकें। तो बिहेवियर अप्रोच जो है ये बेसिकली ह्यूमन रिलेशन और एम्प्लॉय की वेलबीइंग पे फोकस करता है कि हमें सिर्फ टास्क कंप्लीट नहीं करवाने अपने एम्प्लॉय से, उनको सेटिस्फाई भी करना है और उनको मोटिवेट भी करना है। इस तरह की कंडीशन पैदा करनी है कि वो सेटिस्फाई रहें और मोटिवेटेड रहें। तो ये जो अप्रोच है ये ह्यूमन रिलेशन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करती है। लास्ट हमारे पास है कंटेम्परेरी अप्रोच। कंटेम्परेरी कहते हैं रीसेंट, यानी कि जो आजकल जो प्रेजेंट अप्रोच नुक्ता नज़र चल रहा है उसके बारे में है। कंटेम्परेरी अप्रोच टू मैनेजमेंट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बेस्ड ऑन मोर रिसेंट ट्रेंड। जो कंटेम्परेरी अप्रोच है ये मैनेजमेंट का वो स्ट्रक्चर या वो ढांचा दिखाती है जिसमें मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस हैं वो उनकी जो बुनियाद है वो आजकल के तौर तरीके हैं, सच एज ग्लोबलाइजेशन। कि ग्लोबलाइजेशन है जनाबी, ग्लोबलाइज ज़माना है, सब मिलजुल के काम करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन आ चुकी है, एक कंपनी दूसरे मुल्क में काम कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग कहीं और हो रही है, कंपनी किसी और मुल्क की है, तो अब ग्लोबलाइज दुनिया हमारे पास आ चुकी है। इसमें हम थ्योरी जेड कॉन्सेप्ट देखते हैं, जो आगे जाके आपने थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई, थ्योरी जेड डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं वो देखेंगे। मैकेंजी 7 अप्रोच है, एक्सीलेंस मॉडल है, प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी इशू सेक्टर। इसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और डिफरेंट इश्यूज जो हैं वो हम आगे जाके डिफरेंट चैप्टर्स में देखेंगे। जैसे कि मैकेंजी 7S अप्रोच है, जो यहाँ पे आपको छोटी सी पिक्चर में नज़र आ रहा होगा कि स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, स्टाफ, स्टाइल, स्किल्स, शेयर्ड वैल्यू, ये सारे के सारे दिए हुए हैं कि ये मैकेंजी 7S अप्रोच है जिसको हम आगे जाके स्टडी करेंगे इसकी डिटेल में। एक्सीलेंस मॉडल्स होंगे, मियारी हमारे पास नमूने होंगे, प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी इशू, पैदावार के और मयार के क्या इशू हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाता है। ये हम आगे जाके फर्दर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ब्रीफली हम बता रहे हैं कि कंटेम्परेरी नुक्ता नज़र में जो अब प्रेजेंट बुनियादी ट्रेंड जो चल रहे हैं उनको हम देखते हैं, ख़ास तौर पे जो ग्लोबलाइजेशन का ज़माना चल रहा है। तो ये बेसिकली हमारे यहाँ 3 डिफरेंट अप्रोचेस थी। क्लासिकल अप्रोच को हमने डिटेल में देखा था, ये 3 और अप्रोचेस थी मैनेजमेंट की, जिसमें हमने क्वांटिटेटिव अप्रोच देखी जिसमें हम मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल टूल इस्तेमाल करते हैं अपनी मैनेजमेंट को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बेहतर करने के लिए। सेकंड हमारे पास बिहेवियरल थी जो आज हमने देखी, उसमें हम ह्यूमन रिलेशंस के बारे में देखते हैं। और थर्ड कंटेम्परेरी अप्रोच जिसमें हम जो रिसेंट ट्रेंड चल रहे हैं हमारे माशरे के अंदर हम उनको स्टडी करते हैं और अपनी मैनेजमेंट को बेहतर करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ये लेक्चर है आज का और जो चैप्टर है हमारा सेकंड चैप्टर मैनेजमेंट की हिस्ट्री का या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ मैनेजमेंट, वो यहीं पे कंप्लीट होता है। इन स्लाइड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। यहीं पे अपना आज का लेक्चर ख़त्म करेंगे। अल्लाह हाफिज़।